नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज क्या परमाणु जंग की आग में ईरान झुलसेगा? क्या यूक्रेन के खेरसोन में पुतिन का खेल बाकी है? तुर्की की राजधानी में हुए ब्लास्ट का कुर्द कनेक्शन आखिर क्या है? और चीन की टर्मिनेटर आर्मी से ताइवान कैसे बचेगा? ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रहे तनाव पर खबर है कि अमेरिका की फौज ने ईरान को उकसाने वाली एक बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की फौज की यह कार्रवाई ईरान को चेतावनी देने के इरादे से की गई है और दावा है कि अमेरिका की वायुसेना के B-52 बॉम्बर ईरान की तरफ भेज दिए गए थे। B-52 बॉम्बर अमेरिका के ऐसे विमान हैं जिन पर परमाणु बम भी तैनात रहता है और इसीलिए अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो सऊदी अरब और इराक के साथ चल रही ईरान की तनातनी को जंग में बदलने वाला साबित हो सकता है। तो वो भी तब जब अमेरिका को ईरान लगातार उसके आंतरिक मसलों से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों को अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऊपर से अमेरिका की वायुसेना की कार्रवाई आग में घी डालने का काम करने वाली है। साबित अब क्या कुछ हो रहा है इससे? इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहा तनाव धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान पर परमाणु बम ले जाने वाले बॉम्बर भेजकर अमेरिका ने दिखा दिया कि वो आर पार के मूड में है। माना जा रहा है कि अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान के तेवर इसके बाद भी नरम नहीं पड़े। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग के साथ जंग का एक और मोर्चा खुलता हुआ साफ दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान की ये भिड़ंत दुनिया के लिए नया खतरा बन सकती है। मतलब ये कि एक ही जंग ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। अगर यूरोप के बाद एशिया में भी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया जंग की तपिश महसूस करने लगेगी और ऊपर से परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बॉम्बर अमेरिका की तरफ से चेतावनी देने के लिए भेजा गया वो कोई आम बॉम्बर प्लेन नहीं है, बल्कि ऐसा बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल ईरान को सीधा सीधा जंग की धमकी देना है और ये बताना है कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल छूटी तो जवाब B-52 बॉम्बर के जरिए दिया जाएगा। पिछले करीब 15 दिन से सऊदी अरब और इराक में शांति बनी हुई है, लेकिन इस शांति को तूफान से पहले की खामोशी माना जा रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के इरादे करीब 15 दिन पहले ही बता दिए थे। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान जंग की तैयारी कर चुका है। कभी भी इराक और सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया जा सकता है। खासतौर पर अमेरिकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही अलर्ट मिलने के बाद से अमेरिका की फौज सतर्क है। सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज के कई ठिकाने पहले से मौजूद हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी फौज के ठिकाने हो सकते हैं और इसीलिए अमेरिका की फौज हमले की आशंका को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि अमेरिका की फौज लगातार ईरान को ये संदेश देने की कोशिश में लगी हुई है कि हमले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने अपने B-52 बॉम्बर तक ईरान को धमकाने के लिए भेज दिए। इससे पहले अमेरिकी फौज के फाइटर जेट भी ईरान के बेहद करीब पहुंचने की खबर आई थी, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियां ईरान की मंशा भांपने में लगी हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी को पता चला है कि ईरान के निशाने पर सऊदी अरब और इराक में सेना के ठिकाने हैं, खास तौर पर वो ठिकाने जहां पर फौज के बड़े हथियारों को रखा गया है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। फौज के फाइटर जेट रखने की जितनी भी लोकेशन है उन्हें बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, आसमानी हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह मसला केवल ईरान और सऊदी अरब के बीच के तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो इसका सीधा असर यूक्रेन पर भी होगा और रूस के लिए ईरान की जंग एक बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो ईरान को बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत होगी। खास तौर पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की जरूरत होगी। यही वो हथियार हैं जो ईरान पिछले कुछ हफ्तों से रूस की सेना को दे रहा है। अगर ईरान पर मुसीबत आई तो माना जा रहा है कि रूस की फौज को हथियार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। यूक्रेन की जंग में ईरान पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर आफत बनकर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की फतेह मिसाइलों के लिए भी रूस के साथ बड़ी डील हो चुकी है। ईरान के ये हथियार यूक्रेन और अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बने हुए हैं और अमेरिका का मानना ये है कि अगर ईरान को जंग का सामना करना पड़ जाए तो उसे यूक्रेन की जंग से हाथ खींचने पर मजबूर होना पड़ सकता है और इसीलिए ईरान में बना हुआ ये तनाव रूस के लिए भी टेंशन की वजह बना हुआ है। इसीलिए पुतिन ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी।
लेकिन उनकी इस पहल का कोई खास असर नहीं हुआ। पुतिन की परेशानी ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ गई तो उनके लिए दोस्त चुनना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही रूस के लिए गहरे दोस्त साबित हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर पुतिन ने तेल के खेल में अमेरिका को चित्त कर दिया तो ईरान से मिले हथियारों के दम पर मैदान जंग में दुश्मनों को हैरान कर दिया। पुतिन के लिए इस जंग में किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा। यही वजह है ईरान के ऊपर मंडरा रहे खतरे से पुतिन मुंह मोड़े हुए हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से हल निकाला जा सकता है। मतलब ये कि जब ईरान के सिर पर अमेरिका के बॉम्बर मंडरा रहे हैं तब भी पुतिन को बातचीत की गुंजाइश दिख रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए बाइडेन जंग का ये मोर्चा खोलने पर तुले हैं ताकि यूक्रेन की जंग में पुतिन के समीकरण बिगाड़े जा सके। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई। पुतिन खेरसोन पर फिर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यूक्रेन की फौज ने आशंका जताई है कि पुतिन का ये हमला सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी होगा। यूक्रेन के मुताबिक खेरसोन हाथ से निकलने के बाद पूरी दुनिया में हो रही बेइज्जती से पुतिन बुरी तरह चढ़ गए हैं और इसीलिए वो आने वाले कुछ दिनों में खेरसोन पर ही भीषण हमला बोलने वाले हैं। और इसी बीच एक और खबर ने यूक्रेन के साथ उसके मददगार देशों को भी डरा दिया है। दावा किया गया है कि पुतिन ने बेहद घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें जल्द तैयार करने का आदेश जारी किया है और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी मिसाइलें तैयार करने को कहा है जिनसे हमला होने पर एक बड़े इलाके में तबाही मच जाए। और आशंका जताई जा रही है कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल पुतिन की सेना खेरसोन में ही करेगी क्योंकि खेरसोन का हाथ से जाना पुतिन के सीने में कील की तरह गड़ रहा है। वहां मिली शिकस्त ने पुतिन की सेना के सबसे शक्तिशाली होने के दावों पर भी बड़ी चोट की है। और इसलिए यूक्रेन इस बात से खौफ में है कि पुतिन खेरसोन को मिट्टी में मिला सकते हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा था कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद क्या हुआ। पुतिन ने उस पुल पर हुए धमाके का ऐसा बदला लिया था कि यूक्रेन के 7 शहर कांप उठे थे। राजधानी कीव पर बरसी मिसाइलों ने भयानक बर्बादी मचाई थी। इसके साथ ही जापोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों ने भी पुतिन के गुस्से का स्वाद चखा था। उस वक्त तो बात सिर्फ एक ब्रिज पर हमले की थी, लेकिन अब तो यूक्रेन का एक पूरा प्रांत ही पुतिन के हाथों से फिसल गया। इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि रूस खेरसोन पर फिर एक बड़ा हमला करने वाला है। और इसके लिए पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल की बड़ी खेप तैयार करने का ये फरमान सुनाया है जिसने परीक्षण के वक्त ही पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। दावा किया गया कि पुतिन ने दर्जनों खतरनाक जिरकॉन मिसाइलें बनाने का आदेश दिया है जो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। कहा जाता है कि ये पुतिन के तरकश का वो तीर है जो कभी खाली नहीं जाता, यानी जिसके ऊपर जिरकॉन मिसाइल का वार होगा उसका खात्मा निश्चित है। इसकी ताकत को ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि जब युद्ध के मैदान में पुतिन लगातार यूक्रेन को शिकस्त दे रहे थे, एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा रहे थे, उसी वक्त जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। मई के महीने में जब इस मिसाइल ने बारेंट्स सागर के ऊपर हुंकार भरी थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। दावा है कि पुतिन की यह मिसाइल दागने के कुछ ही पलों में गायब हो जाती है और जब ये दिखेगी ही नहीं तो फिर इसे मार गिराने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। और इसी वजह से इसे पुतिन की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक कहा जाता है जिसे प्लाज्मा क्लाउड नाम की तकनीक से लैस किया गया है। जैसे ही मिसाइल को छोड़ा जाता है उसके चारों तरफ प्लाज्मा से तैयार हुआ एक खास तरह का बादल बन जाता है। ये बादल किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह सोख लेता है और उसे मिसाइल तक नहीं पहुंचने देता और इसी वजह से जिरकॉन मिसाइल रडार के लिए गायब हो जाती हैं और बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट तक पहुंच जाती हैं, जिसके लिए ये करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं और 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी निशाने को तबाह करने की ताकत रखती हैं। जिरकॉन मिसाइल को बहुत बड़ा खतरा इसलिए बताया जाता है क्योंकि 30 फीट लंबी इस मिसाइल में 200 किलोटन परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। और इसी वजह से यूक्रेन ने जो चिंता जताई है उसने दुनिया के कई देशों की अब नींद उड़ा दी है क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक अगर पुतिन खेरसोन में फिर कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं तो माना जा रहा है कि वो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली जिरकॉन खेरसोन की धरती को हिलाकर रख देगी। पुतिन की जिरकॉन अगर खेरसोन में चल गई तो वहां आग का एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और पुतिन को जानने वाले मानते हैं कि वो हार की खींच उतारने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन दक्षिण खेरसोन में हमला करने वाले हैं जहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन की फौज वहां बच गए रूसी सैनिकों को बंधक बना रही है जबकि रूसी सेना के हथियारों पर भी कब्जा किया जा रहा है। आशंका है कि रूस की तरफ से वहां मौजूद ज़ेलेंस्की की फौज को मिटाने के लिए ही बड़े हमले की प्लानिंग की गई है।
और इस बीच खेरसौन में हुए धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए और खबर ये आ रही है कि रूस की फौज खेरसौन छोड़कर तो चली गई, लेकिन वहां उसकी ओर से बिछाई गई लैंडमाइन का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने भी लोगों से घर में ही रहने की अपील की। रूस की फौज के जाने के बाद लैंडमाइंस के खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से उन रास्तों से बचने की अपील की जिन रास्तों की जांच ना की गई हो। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने खेरसौन के हालात को बेहद खतरनाक बताया। और उधर रूस की फौज के खेरसौन छोड़ने के बाद वहां की सरकार ने अब लोगों को सावधान रहने की सलाह दे दी है। रूसी सैनिकों को खदेड़े जाने के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन 9 महीने से चली आ रही जंग की वजह से पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। बिजली और पानी को बहाल करने में अधिकारी दिन रात जुट गए हैं। इसके अलावा खेरसौन में अब भी कई खतरे बने हुए हैं, इसीलिए वहां के गवर्नर ने लोगों से कहा है कि अगर हो सके तो वो कुछ दिनों के लिए इलाका छोड़ दें। और इस बीच तुर्की ने यह आरोप लगाया कि एक दिन पहले इस्तांबुल में कुर्द लड़ाकों ने विस्फोट किया था, जिसमें 6 लोगों की जान गई और 53 की हालत गंभीर है। एक दिन पहले तुर्की का जाना माना शहर इस्तांबुल धमाके से दहल उठा था और जैसे ही लोगों ने ब्लास्ट की आवाज सुनी वो घबरा गए और यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन 6 लोग नहीं भाग पाए और इस हमले में मारे गए। इसके अलावा 53 लोग घायल हुए। धमाके के बाद की कुछ तस्वीरें भी आई जिनमें कुछ शव यहाँ वहाँ पड़े दिखे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस्तांबुल के एक बिजी मार्केट में दिन दहाड़े ऐसा हो जाएगा, इसीलिए धमाके के बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने पहुँच गई। इस घटना के बाद पूरा इस्तांबुल एक छावनी में बदल गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई, जिसके बाद विस्फोट करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई और धमाके के अगले ही दिन तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें तुर्की की पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती नजर आई। जिसके बाद तुर्की की सरकार ने बिना घुमाए फिराए धमाके का आरोप कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर लगा दिया और वहां के एक मंत्री ने दो टूक कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इसके पीछे पीकेके का हाथ है। इससे पहले राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसे हमला बताकर जता दिया था, थोड़ी ही समय में वो हमला करने वाले का नाम बता देंगे। और वही हुआ। तुर्की की सरकार ने खुलेआम आरोप लगाया कि इस्तांबुल में धमाका पीकेके ने करवाया है। तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाकों को आतंकवादी बताता है और इस्तांबुल में हुए धमाके को वो आतंकी हमला बता रहा है। यही नहीं, घटना के बाद उसने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक का ये वीडियो इसी का सबूत है। ये वीडियो इस्तांबुल में विस्फोट के अगले ही दिन जारी किया गया। तुर्की की सरकार ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान ने इस बार उत्तरी इराक में 4 कुर्द लड़ाकों को मारा और वो आगे भी इसी तरह उन्हें चुन चुन कर मारेगा। मतलब तुर्की चुप नहीं बैठेगा, वरना वो धमाके के अगले ही दिन एयर स्ट्राइक का वीडियो क्यों जारी करता। और कुर्द लड़ाकों का मुद्दा तो उसके लिए नाक का सवाल बन चुका है, जिन्हें मारने के लिए वो अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ने पर उतारू है, क्योंकि वो लगातार उत्तरी इराक और सीरिया में हमले कर रहा है और कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतार रहा है। माना जा रहा है कि इस्तांबुल में विस्फोट के बाद वो और आक्रामक हो जाएगा और चुप नहीं बैठेगा। उत्तरी इराक में सुबह हुई एयर स्ट्राइक का ये वीडियो इसी का सबूत है, क्योंकि तुर्की कह रहा है कि इस्तांबुल में हुआ हमला पीकेके ने करवाया और माना जा रहा है कि इसका बदला तुर्की ने उत्तरी इराक में 4 कुर्द लड़ाकों को मार कर लिया। और इधर खबर है कि यूक्रेन ने बेलारूस से लगी सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाने का काम शुरू कर दिया है और इस बात का आरोप खुद बेलारूस ने लगाया है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक उसके देश के साथ लगी सीमाओं पर लैंडमाइन बिछा रहे हैं, ताकि अगर रूस की सेना 24 फरवरी की तरह बेलारूस की जमीन का सहारा लेकर यूक्रेन पर हमला करे तो उसके सैनिक धमाके से उड़ जाएं। क्योंकि 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने बेलारूस के रास्ते इतनी तेजी से हमला बोला था कि ज़ेलेंस्की की फौज को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला था और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में फैल गई थी। दावा है कि पुतिन एक बार फिर एक ऐसे ही चौंका देने वाले हमले की फिराक में है और इसके लिए उनकी सेना ने बेलारूस में जोरदार तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि उसी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन के जवान बेलारूस से लगी सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं और माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के इसी कदम को बेलारूस अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि वो ये भी आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन के जवान बारूदी सुरंगें बिछाने के साथ सीमा के पास की सड़कों पर बड़ी संख्या में गड्ढे भी कर रहे हैं, जिससे बेलारूस के रास्ते आने वाली रूसी सेना के रास्ते में रुकावट पैदा हो सके और यूक्रेन के सैनिकों को उसके हमले से निपटने का वक्त मिल जाए। यानी यूक्रेन अपनी पुरानी वाली गलती दोहराना नहीं चाहता जब वो बेलारूस की बातों में आ गया था।
24 फरवरी को रूस के हमले से पहले ही बड़ी संख्या में उसके जवान बेलारूस की जमीन पर पहुंच चुके थे। साथ ही रूस ने सैन्य अभ्यास के नाम पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी बेलारूस पहुंचा दी थी। तब बेलारूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया था कि उसकी जमीन से कभी भी हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन बेलारूस अपने वादे पर खरा नहीं उतरा और पुतिन की सेना 24 फरवरी को यूक्रेन पर टूट पड़ी थी। और बेलारूस के उसी धोखे से सबक लेते हुए यूक्रेन इस बार हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इसीलिए वो न केवल बेलारूस की सीमा के पास बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, बल्कि उसने वहां एक दीवार बनाने का भी काम शुरू कर दिया है, जो रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के रास्ते की अड़चन बन जाएंगे। इसके साथ ही वो यूक्रेन को बेलारूस से जोड़ने वाली सड़कों पर भी रुकावट पैदा करने के इंतजाम कर रहा है। यूक्रेन और बेलारूस 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में पूरी सीमा को सुरक्षित बना पाना यूक्रेन के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन वो इसी कोशिश में जुटा है कि वहां ज्यादा से ज्यादा हिस्से को ऐसा बना दिया जाए कि रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल होने से पहले ही ढेर हो जाएं। हालांकि बेलारूस यूक्रेन की इस कदम पर बुरी तरह भड़क गया है। वो इसे यूक्रेन की उकसाने वाली तैयारी बता रहा है। और उधर ताइवान ने एक बार फिर चीन के लड़ाकू विमानों और बॉमर को अपनी सीमा के नजदीक आने पर खदेड़ दिया। ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से चीन पिछले कई महीनों से उसे डराने में जुटा है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो कई बार ताइवान की सीमा पर लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को भेज चुका है। चीन की कोशिश है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के डर से पहले ही हार मान ले, जिससे वो बिना जंग लड़े ही उस पर कब्जा कर सके। लेकिन हर बार ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने में देरी नहीं की, क्योंकि चीन जैसे ताकतवर देश से भिड़ने में वो अकेला नहीं है। उसे अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसने कसम खाई है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन जंग उसे अमेरिका के साथ लड़नी होगी। वो अमेरिका जो मिसाइलों और हथियारों के मामले में चीन से कहीं आगे है। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसकी वजह से दोनों देशों के बीच मौजूद ताइवान स्ट्रेट में हमेशा तनाव का माहौल बना हुआ है। और इसी बीच चीन ने एक बार फिर इस इलाके में अपने घातक शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट भेज दिए। इनके अलावा कई लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा के नजदीक भेजने की कोशिश की गई, जिन्हें देखकर ताइवान की सेना न केवल अलर्ट हो गई है, बल्कि चीन को उसी की भाषा में पलटकर जवाब भी दिया है। दावा है कि ताइवान के लड़ाकू विमान भी बिना देरी किए आसमान में उड़ान भरने लगे, तो दूसरी तरफ उसकी नौसेना और मिसाइल सिस्टम भी एक्शन में आ गए, जिनके डर से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन को वहां से भागना पड़ा। कहा गया कि ताइवान के विमानों ने उन्हें खदेड़ कर ही दम लिया। हाल ही में चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 63 लड़ाकू विमानों की मदद से ताइवान को दहलाने की ऐसी ही चाल चली थी, लेकिन उस वक्त भी उसे दुम दबाकर भागना पड़ा था। और इस बीच खबर है कि जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन को चित्त करने के लिए पुतिन ने बाजुएं चढ़ा ली हैं और बताया जा रहा है कि ब्रिटेन को घेरने के लिए पुतिन जाल बिछा चुके हैं। और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति के बुने इस मकड़ जाल से ब्रिटेन का निकलना मुश्किल लग रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए बड़ा दुश्मन बनकर उभरा। यूरोप में ब्रिटेन ही पहला ऐसा देश है जिसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को घातक सैन्य मदद देकर ज़ेलेंस्की की सेना को मजबूत किया और जंग की शुरुआत में उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह उसके साथ खड़ा रहा। यही वजह है कि पुतिन के तेवर ब्रिटेन के लिए तल्ख होते चले गए। जंग को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और खबरें हैं कि इस बीच ब्रिटेन में चप्पे चप्पे पर रूस के जासूस मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए खुद को आम लोगों के बीच छिपाया हुआ है, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और वो ब्रिटेन की जड़ों को कमजोर करने का काम करते रहें, जिससे किसी को उनके इरादों की भनक लगना तो दूर, ये भी पता नहीं चल पाए कि आम नागरिक की सूरत में पुतिन का बहुत बड़ा गेम प्लान छुपा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में रूस के करीब 1000 जासूस मौजूद हैं और इनको पहचानना टेढ़ी खीर है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के ये जासूस सामान्य काम कर रहे हैं। खबर है कि ये जासूस ब्रिटेन में कैब ड्राइवर से लेकर ब्रिटेन सरकार में किसी ऊंचे पद पर बैठे अफसर भी हो सकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाले शख्स के भी रूसी जासूस होने की आशंका है, क्योंकि रूस पर आरोप है कि उसके पास जासूसों का इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन के नागरिकों को ये हिदायत दी गई है कि वो हर किसी को शक की निगाहों से देखें और ये बिल्कुल ना सोचें कि दूसरा व्यक्ति जासूस नहीं हो सकता, फिर चाहे बात किसी छात्र, ट्रेड यूनियन, बगावत करने वाले ग्रुप, टीचर या पुलिस वाले की ही क्यों ना हो।
हालांकि हाल के सालों में लंदन में रूसी दूतावास में काम करने वाले जासूसों की संख्या में कमी आई है। लेकिन दावा है कि रूस की सरकार के लिए गुप्त रूप से जासूसी का काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई जब रूस की सेना को खेरसॉन से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसे में आशंका तेज हो गई है कि अपनी साख बचाने के लिए पुतिन कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो यूक्रेन के साथ उसके समर्थन में खड़े देशों को भी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जंग के बीच जो जासूस ब्रिटेन में पुतिन के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ रूस के ही रहने वाले नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 73,000 रूसी प्रवासी हैं, जिनमें बड़ी तादाद को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी रूस का जासूस मानती है। लेकिन खबरें हैं कि जासूसों में केवल रूस के लोग हों, ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले ही जर्मनी में ब्रिटिश दूतावास में काम करने वाले एक गार्ड को रूस को कई खुफिया जानकारी देने का दोषी पाया गया, जिससे ये साफ हो गया कि पुतिन के स्लीपर सेल केवल रूसी लोग ही नहीं हो सकते हैं बल्कि दूसरे लोग भी हो सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पुतिन के जासूस ब्रिटेन में कई बड़े पदों पर भी तैनात हैं, जिनमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एयरफोर्स और नेवी बेस भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इन जासूसों को रूसी खुफिया एजेंसी SVR कंट्रोल कर रही है। और इधर रूस की सेना ने नए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसकी टैंक रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें नए सैनिकों को टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलानी सिखाई गई और उनको बम दागने की ट्रेनिंग भी दी गई। दावा किया गया कि ये रूस के T-80 और T-82 टैंक थे, जो उसके सबसे घातक टैंकों में गिने जाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग पुतिन के नए जवानों को दी गई। हालांकि भर्ती किए गए नए जवानों को ट्रेनिंग किस जगह दी गई, ये नहीं बताया गया। और इस बीच विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अस्पताल में भर्ती होने की खबर को रूस ने खारिज कर दिया। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री को इंडोनेशिया की राजधानी बाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को अफवाह बताया। बाली में G20 सम्मेलन में पुतिन शामिल नहीं हुए और उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। और इधर दुनिया को आर्थिक मार से बचाने के लिए अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया है। अमेरिका की वित्त मंत्री ने G20 की बैठक से पहले इंडोनेशिया में ये बयान दिया, जिसे पश्चिमी मीडिया में रूस पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने दलील दी कि दुनिया को आर्थिक उथल-पुथल से बचाने के लिए जंग का बंद होना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर उनका ये बयान फ्रांस की वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद आया। और इस बीच खेरसॉन में मिली हार से झल्लाए रूस के मीडिया ने पुतिन को पूरे यूरोप पर हमला करने की नसीहत दे दी। और रूस के मीडिया ने सलाह दी है कि पुतिन को अब एक अलग और बड़ी सेना बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए और उसी सेना की मदद से पूरे यूरोप पर हमला बोल देना चाहिए। रूस के मीडिया के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि यूरोप के देशों को हमला करके सबक सिखाया जाए, क्योंकि पुतिन की धमकियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है और वो लगातार ज़ेलेंस्की की सेना की मदद करने में जुटे हैं। यूरोप के देशों से ही यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे घातक हथियार मिले कि उनका मुकाबला करने में रूसी सेना के पसीने छूट गए, फिर चाहे वो डिफेंस सिस्टम रहे हो या फिर कंधे पर रॉकेट रखकर दागने वाले लॉन्चर हो। जंग में यूक्रेन की फौज को कभी भी हथियारों की कमी नहीं हुई और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देश भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसीलिए अब यूरोप रूस की मीडिया के निशाने पर आ गया है और वो खुलकर कह रहा है कि पुतिन यूरोप के देशों का ऐसा हाल करे कि वो कई सालों तक भूल नहीं पाए। माना जा रहा है कि खेरसॉन में पुतिन की सेना को बुरी तरह हुई पिटाई से रूस का मीडिया बौखला गया, क्योंकि खेरसॉन में पुतिन की सेना के साथ जो हुआ वो रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंग छेड़ने के बाद रूस ने सबसे पहले खेरसॉन पर ही कब्जा जमाया था और 8.5 महीने से यूक्रेन का ये अहम शहर रूस के हाथों में था। खेरसॉन यूक्रेन का अकेला ऐसा इलाका है जो जमीन के रास्ते क्राइमिया से जुड़ा है और रूस क्राइमिया से हथियार, गोला बारूद समेत दूसरी जरूरत की चीजें आसानी से अपने सेना तक पहुंचा देता था। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने यूरोप के देशों की मदद से खेरसॉन के ज्यादातर इलाकों को रूसी सेना से आजाद करा लिया। हालात ऐसे हो गए कि रूसी सेना को खेरसॉन से भागना तक पड़ गया। एक एक करके खेरसॉन के कई इलाके रूसी सेना के हाथों से फिसलते गए और इसे 8.5 महीने से चल रही जंग में रूसी सेना को लगा सबसे बड़ा झटका बताया गया। जाहिर है इसने रूस के मीडिया को बुरी तरह चढ़ा दिया और उसने पुतिन को सलाह दे दी कि वो पूरे यूरोप पर ही हमला कर दे और ऐसा वार करें कि यूरोप के देश कराह उठें। रूस की मीडिया ने दावा किया कि जंग के दौरान यूरोप के देश रूस के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं और अगर इस परेशानी से निपटना है
तो फिर यूरोप पर बड़ा हमला करना होगा। दावा किया गया कि अगर इससे विश्व युद्ध भी छिड़ता है तो छिड़ जाए, लेकिन पुतिन को पूरी तैयारी के साथ यूरोप को बर्बाद कर देना चाहिए। और इसके लिए रूस की मीडिया ने पुतिन की सलाह दी कि वो एक बड़ी और खतरनाक सेना तैयार करें जो यूरोप के देशों पर हमला बोलकर उन्हें यूक्रेन की मदद करने पर सबक सिखा सके। रूस की मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूरोप के ऊपर हमला बेहद ही निर्मम और क्रूर तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे उनके दिलों में डर पैदा किया जा सकता है और ऐसा करके ही उन्हें यूक्रेन की मदद करने से रोका जा सकता है। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की गैस बंद कर देने वाली चाल भी अब जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को झुका नहीं पाई और वो जंग के दौरान लगातार ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जिस वजह से रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बना पा रहा। दावा किया गया कि यूरोप पर हमला करके रूस एक साथ कई परेशानी को खत्म कर देगा, क्योंकि ऐसा होते ही पहले तो यूक्रेन को उसकी मदद बंद हो जाएगी, दूसरा अमेरिका समेत दूसरे कई देश यूरोप का ये हाल देखकर रूस की ताकत से डर जाएंगे। और दावा किया गया कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि यूक्रेन की सेना न सिर्फ हथियारों की कमी से जूझेगी बल्कि मानसिक रूप से भी बुरी तरह टूट जाएगी, जिसके बाद रूस की सेना का एक हल्का सा वार ही ज़ेलेंस्की की फौज को घुटनों पर लाने के लिए काफी होगा। और इधर यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में भर्ती किए गए नए रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग को तेज कर दिया गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूसी सैनिक ड्रोन के इस्तेमाल से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन्हें ड्रोन के जरिए हमले वाली जगह से दूर रहकर अपने दुश्मन को तबाह करने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन की फौज और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर सकें। इसके अलावा रूसी सैनिक आधुनिक हथियारों से भी ट्रेनिंग करते नजर आए। पुतिन हर हाल में अपने मकसद में कामयाबी चाहते हैं, जिसके लिए आए दिन वो नए सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग तेज करके हर मोर्चे पर दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और उधर 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग के बीच तुर्की ने अमेरिका और नेटो देशों के कई टेंशन अब बढ़ा दी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि तुर्की में नेटो बेस के करीब रूस अपना रडार और मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुर्की में तैनात नेटो का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पुतिन के निशाने पर आ जाएगा और नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने पर वो अपनी घातक मिसाइलों के हमले से उसे आसानी से तबाह कर देंगे। इसीलिए तुर्की में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने की खबरों ने नेटो के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की में जिस जगह पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होना है वहां से तुर्की में पहले से मौजूद नेटो का रडार बेस महज 450 किलोमीटर की दूरी पर है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस वहां अपना सबसे शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है, क्योंकि जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है पुतिन और नेटो के बीच तलवारें खींची रही हैं और पुतिन इस बात से बौखलाए हुए हैं कि उनके लाख मना करने के बावजूद नेटो यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आया। इसीलिए उन्होंने नेटो को सबक सिखाने के लिए उसके ही एक सदस्य देश तुर्की को मोहरा बनाने का प्लान तैयार किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बीच एक सीक्रेट डील हो चुकी है, जिसके तहत तुर्की में परमाणु प्लांट बनाने की आड़ में रूस वहां अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, जिसके बदले में पुतिन तुर्की में अगले साल होने वाले चुनाव में एर्दोआन की मदद करेंगे और उनकी घटती लोकप्रियता को उबारने के लिए तुर्की को बेहद सस्ता तेल और गैस सप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से एर्दोआन ने अपने देश में हो रहे विरोध और नेटो पर मंडराते खतरे को दरकिनार कर दिया और रूस को तुर्की में परमाणु प्लांट के साथ ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की मंजूरी दे दी। और इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से एक बार फिर परमाणु टेस्ट की आशंका के बाद अब बाइडेन ने किम जोंग उन को कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा जा रहा है कि किम कभी भी परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं, जो इतना ताकतवर होगा कि उससे होने वाली तबाही को रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। लेकिन उत्तर कोरिया के इस खतरनाक प्लान ने उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया, जापान और इनके साथ खड़े अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे भी किम अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। उन्होंने अब तक अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने जब चाहा तब अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, परमाणु परीक्षण किए और तो और दक्षिण कोरिया और जापान की सीमा तक अपने लड़ाकू विमानों और जहाजों को भेजकर उन्हें डराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में किम का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब अमेरिका ने उसकी सीमा के नजदीक समंदर में दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर वायुसेना की मिलिट्री ड्रिल की थी। और इस बात पर किम इतने भड़क गए थे कि उन्होंने अपने कई फाइटर जेट को मैदान में उतार दिया था। बाद में उन्होंने खुलकर इसे युद्ध की तैयारी बताया।
यानी किम ने साफ धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसे हल्के में लेने की भूल की तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद भी जब उत्तर कोरिया के तानाशाह का मन नहीं भरा तो उन्होंने परमाणु टेस्ट करने की ठान ली। माना जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया का 7वां परमाणु टेस्ट हो सकता है और जैसे ही इसकी आहट दुनिया को हुई, भूचाल आ गया। आनन फानन में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने अहम बैठक की, जिसके बाद बाइडेन ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे डाली। हालांकि कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर इस बार भी इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और उधर रूस और यूक्रेन बीच जंग में लगातार सर्दियों में कुछ वक्त के लिए अब रुक सकती है, लेकिन उस दौरान दोनों देश एक अलग रणनीति से एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों देश करीब 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि पिछले करीब 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। यही नहीं, युद्ध के मैदान में जो टैंक दुश्मनों पर काल बनकर टूट रहे हैं वो भी सुस्त पड़ जाएंगे। हालांकि अभी तो ऐसे आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि खेरसॉन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं। वो चाहती है कि सर्दियां अपने चरम पर पहुंचे, उससे पहले पुतिन की फौज को जितना पीछे धकेला जा सकता है उतना धकेल दिया जाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि सर्दियों का मौसम दोनों ही देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए नवंबर के अंत तक अगले 6 महीने के लिए दोनों देश युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच सीजफायर हो भी गया तो आगे बहुत बड़ा युद्ध होने की आशंका है, और वो इसलिए क्योंकि सीजफायर में रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को नई रणनीति बनाने और उस पर काम करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस युद्ध को पूरी दुनिया नहीं रुकवा सकी उस पर ठंड की वजह से ब्रेक लगेगा, और पश्चिमी मीडिया का ये दावा कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान 0 से करीब -4 डिग्री तक कम हो जाता है। कुछ इलाकों में तो फरवरी के महीने में भी बर्फ गिरती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी मोर्चे पर तैनात अपनी सेनाओं तक खाने पीने का सामान और गोला बारूद पहुंचाना। कड़कती ठंड में ईंधन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और सैनिकों को गर्म रखने की चुनौती अलग से। और ऐसे में अगर सर्दियों के मौसम में युद्ध जारी रहा तो दोनों देशों के सामने अपनी सेनाओं को उसी मनोबल के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा रखना बड़ी चुनौती होगी। और यूक्रेन युद्ध में एक और बड़ी चुनौती है और वो है पिछले महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश, जिसकी वजह से वहां के मिट्टी के मैदान कीचड़ से भर चुके हैं और उन पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें दावा किया गया था कि बारिश की वजह से ही यूक्रेन को खेरसॉन को रूस के कब्जे से छुड़ाने में काफी वक्त लग गया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और तापमान बहुत जल्दी माइनस में चला गया तो बारिश की वजह से जो रास्तों में कीचड़ भर चुकी है वो पूरी तरह जम जाएंगी। इसका सीधा फायदा यूक्रेन की सेना को मिलेगा, वो बर्फ के जमे हुए मैदानों में तेजी से आगे बढ़ सकती है और मौसम का ये रुख उसे रूस की सेना को पीछे धकेलने में मदद कर सकता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के दावे से उलट कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस और यूक्रेन सीजफायर पर सहमत नहीं होंगे और सर्दियों में एक दूसरे पर हमले तेज कर देंगे। खबर है कि दोनों देशों ने सर्दियों के लिए जो रणनीति बनाई है उसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे की सप्लाई लाइन पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। सप्लाई लाइन का मतलब है जिन रास्तों से मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान और गोला बारूद भेजा जाता है। साथ ही रूस की रणनीति सर्दियों में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करने की भी है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे उसने कीव में मिसाइलें गिरा कर किया। हालांकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि नवंबर के आखिर तक ठंड की वजह से दोनों देशों के सैनिक की मूवमेंट पर ब्रेक लग जाएगा और मजबूरन दोनों को सीजफायर का ऐलान करना पड़ेगा। और उधर इजराइल ने सीरिया में एक एयरबेस पर अटैक कर दिया है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और ये दावा सीरिया की सेना ने किया। खबर है कि यहाँ अटैक हुआ उस इलाके में ईरान के समर्थन वाले लड़ाके रहते हैं और मुमकिन है कि इजराइल ने सीरिया में जो एयर स्ट्राइक की उसमें ईरान का ही नुकसान हुआ, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल सीरिया में हमला ही इसलिए करता है कि ईरान को नुकसान हो। और इस बार उसने सीरिया के जिस एयरबेस को निशाना बनाया वहां भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाके होने का दावा किया गया। सीरिया ने दावा किया कि उसके एयरबेस पर इजराइल की 4 मिसाइलें गिरी, जिसके बाद जोर का धमाका हुआ और दूर दूर तक आवाज सुनाई दी। और इससे पहले भी इजराइल सीरिया में ऐसे कई धमाके कर चुका है। वो अलग बात है कि उसने कभी खुलकर नहीं माना कि ये हमले उसने किए हैं, लेकिन ईरान ने सीरिया के जरिए चीख चीख कर दुनिया को बताया कि इजराइल वहां मिसाइलें गिरा रहा है और सीरिया की सरकार के साथ खड़े ईरान के लोगों को मार रहा है।
खबर है कि इजराइल के बॉर्डर के पास के सीरिया के इलाके में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने मना किया कि इजराइल ने हमला नहीं किया है। ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार है जब ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले इजराइल पर लेबनान जा रहे ईरान के ट्रकों पर हमला करने का आरोप लगा था, लेकिन इजराइल ने उस आरोप को माना था और दलील दी थी कि ट्रकों में ड्रोन और मिसाइलें थी, इसलिए उसने ईरान के 22 ट्रकों पर हवाई हमला किया। और इस बीच खबर है कि पुतिन की सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर को अपने मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया है। ये दावा खुद मेलिटोपोल के मेयर ने किया, जिसके बाद यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसे पुतिन के यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी माना जा रहा है। साथ ही इस दावे ने खेरसोन में जीत का जश्न मना रही यूक्रेन की सेना के जश्न में खलल डालने का काम किया, क्योंकि यूक्रेन की ओर से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक खेरसोन और जापोरिजिया की तरफ से रूसी सेना की बड़ी टुकड़ियां मेलिटोपोल पहुंच रही हैं और रूसी सेना ने मेलिटोपोल के रिहायशी इलाकों और स्कूलों को भी सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि खेरसोन से रूसी सेना का पीछे हटना कहीं पुतिन की चाल तो नहीं, क्योंकि रूसी सेना ने उस शहर को छोड़ दिया जहां जंग की शुरुआत से ही उसने कब्जा जमा रखा था। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि खेरसोन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले का प्लान तैयार कर लिया है और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। असल में जितनी आसानी से खेरसोन में पुतिन की सेना ने घुटने टेके, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि ये शहर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से जमीन के रास्ते जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही टैंक और दूसरे घातक हथियार खेरसोन तक पहुंचा दिए थे और जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में उसने खेरसोन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया था। और अब खबर है कि यहाँ से रूसी सेना अपने घातक हथियारों के साथ मेलिटोपोल पहुंच चुकी है। और उधर जंग की वजह से रूस के खिलाफ दुनिया के कई देशों की नाराजगी का असर इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में दिखा और इसी वजह से वहां पर नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन रद्द कर दिया गया, क्योंकि दुनिया के कई देश के नेता रूस के नेताओं को अपने साथ फोटो फ्रेम में नहीं देखना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही G20 सम्मेलन में जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद रूस की तरफ से सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बाली पहुंचे। और इधर अमेरिका रूस पर फिर एक्शन की तैयारी कर रहा है। खबर है कि रूस के लिए हथियार बनाने और जुटाने वालों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला है, ताकि जंग में रूस को हथियारों की कमी हो जाए। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में अमेरिका की तरफ से बताया गया कि 14 लोगों समेत 28 संस्थाओं पर बैन लगाने की तैयारी है। हालांकि उसने इन लोगों या संस्थाओं की जानकारी नहीं दी। इसके अलावा रूस के फाइनेंसरों को भी बैन की लिस्ट में डाला जा सकता है। और इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खेरसोन में जान बचाने के लिए रूसी सैनिक लोगों के बीच छिप रहे हैं और बताया गया कि रूस के जवान यूक्रेन की सेना से बचने की हर कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह से ज़ेलेंस्की के जवानों के हाथ ना लगे। खबर है कि रूसी सैनिक खेरसोन के लोगों के आगे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि रूस के सैनिकों की खेरसोन के अलग अलग हिस्सों में तलाश तेज कर दी गई है और बताया जा रहा है कि इसीलिए खेरसोन से रूस के सैनिक तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन दावा है कि जो भागने में कामयाब नहीं हो पा रहे वो लोगों के बीच छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के जवान आम लोगों से कपड़े मांगकर पहन रहे हैं ताकि यूक्रेन के सैनिक उन्हें पहचान न सके। हालांकि यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि वो रूसी जवानों की तलाश कर उन्हें लगातार गिरफ्तार कर रही है। खेरसोन यूक्रेन का वही हिस्सा है जहां पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमाया था, लेकिन अब रूसी फौज को खेरसोन के कई हिस्सों में पीछे हटना पड़ा। खबर है कि रूस की सेना पर ज़ेलेंस्की के जवान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दावा है कि जान बचाने के लिए पुतिन के जवान तेजी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नहीं भाग पा रहे हैं उन्हें अब मौत का डर सता रहा है। पश्चिमी मीडिया लगातार दावा करता आया है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों को बंदी बनाकर उन पर कहर ढा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों को भी कड़ी सजा का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ नहीं आना चाहते हैं। और उधर पश्चिम एशिया में इजराइल के बढ़ते दबदबे ने अब ईरान को परेशान कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहरीन और अजरबैजान से इजराइल की दोस्ती बढ़ गई है और एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यही बात ईरान को खटक रही है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ जंग में उलझा अजरबैजान ईरान का दुश्मन है। इस लड़ाई में ईरान शुरू से ही आर्मेनिया के साथ खड़ा है, जिसके बाद इजराइल ने अजरबैजान के साथ दोस्ती बढ़ा ली। कुछ दिन पहले ही ईरान के एक और दुश्मन जिसका नाम अमेरिका है, उसने भी अजरबैजान से कहा है कि वो इसे ईरान की साजिशों से बचाएगा।
यानी अजरबैजान के बहाने ईरान के दो दुश्मन उसे घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात ईरान को परेशान कर रही है, जो तब और बढ़ गई जब पश्चिम एशिया के एक और देश ने इजराइल से करीबी बढ़ाई। और इस देश को ना बहरीन, जो एक द्वीप है और क्षेत्रफल के हिसाब से बहरीन भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन ये छोटा सा देश बड़े से ईरान को टेंशन दे रहा है, क्योंकि इसकी करीब इजराइल से बढ़ती जा रही है। और इजराइल में हथियार बनाने वाली कंपनियों ने हाल में बहरीन में हुए इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा भी लिया था। और वहां की एयरफोर्स के कमांडर पिछले ही हफ्ते बहरीन के दौरे पर गए हुए थे। और यही बात ईरान को सोचने पर मजबूर भी कर रही है, क्योंकि अजरबैजान और बहरीन ने इजराइल की नजदीकी का सीधा ये मतलब है कि पश्चिम एशिया में ईरान की पकड़ कमजोर पड़ना। और अगर इजराइल इसी रफ्तार से ईरान के पड़ोसी देशों से दोस्ती बढ़ाता रहा तो ईरान की पिछले 2 दशक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यही वजह है कि हिजाब के मुद्दे पर घर में विरोध झेल रही ईरान की सरकार को अब अपने पड़ोसी देशों की वजह से चिंता हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में इजराइल अपनी सोच का विस्तार करे। क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक, जहां 100% काम इस्लाम के हिसाब से होता है। और ईरान के ज्यादातर पड़ोसी देश मुस्लिम देश हैं, जहां धीरे धीरे इजराइल की पकड़ मजबूत होती जा रही है, फिर चाहे वो सीरिया ही क्यों ना हो, क्योंकि ईरान ने सीरिया के गृह युद्ध में अपनी भूमिका बढ़ाई और वहां की सरकार के साथ खड़ा रहा। जानकारी बताते हैं कि ईरान सीरिया में इजराइल को टक्कर देने के लिए अपनी एक सेना खड़ा करना चाहता है, ताकि ईरान गोलन की पहाड़ियों में इजराइल को कांटे की टक्कर दे सके। और ये इलाका इजराइल और सीरिया के बीच का विवादास्पद क्षेत्र है, जो इजराइल, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों की सीमा तक फैला हुआ है। और ईरान इसी इलाके में इजराइल को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने सीरिया में मिलकर गोलन की पहाड़ियों में इजराइल को मात दे दी तो ये ईरान की इजराइल पर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। और ईरान एक तीर से 2 निशाने कर पाएगा। पहला, इजराइल की सेना का घमंड टूटेगा और दूसरा, यहूदी देश इजराइल अपनी सोच का विस्तार नहीं कर पाएगा, जो पश्चिम एशिया में ईरान को मजबूत करेगा और इजराइल को कमजोर। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अजरबैजान यहूदी धर्म के प्रचार में इजराइल का साथ दे रहा है। यही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि वहाँ लोग यहूदी धर्म अपनाने लगे हैं, जबकि वहाँ की एक बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की है। और ये बात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की टेंशन को दोगुना करने वाली है। ईरान को लग रहा है कि इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अजरबैजान को हथियार दिए, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान ने उन मिसाइलों से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल की जो मिसाइलें अजरबैजान में तैनात हैं, ईरान उनकी रेंज में है। रही बात बहरीन की, तो खबर है कि वहाँ भी बहुत जल्द इजराइल के हथियार पहुँच जाएंगे, जो ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। और उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर कहर बरपाते हुए साफ नजर आए। यूक्रेन ने यह हमला मी-8 हेलीकॉप्टरों से किया और ऐसे बम बरसाए कि लगा मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। यूक्रेन का एक हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर एक बार में कम से कम 7 से 8 बार बम बरसाता नजर आया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी इस पहल का कोई खास असर नहीं हुआ। पुतिन की परेशानी ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ गई तो उनके लिए दोस्त चुनना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही रूस के लिए गहरे दोस्त साबित हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर पुतिन ने तेल के खेल में अमेरिका को चित्त कर दिया, तो ईरान से मिले हथियारों के दम पर मैदान जंग में दुश्मनों को हैरान कर दिया। पुतिन के लिए इस जंग में किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा। यही वजह है ईरान के ऊपर मंडरा रहे खतरे से पुतिन मुंह मोड़े हुए हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से हल निकाला जा सकता है। मतलब ये कि जब ईरान के सिर पर अमेरिका के बॉम्बर मंडरा रहे हैं, तब भी पुतिन को बातचीत की गुंजाइश दिख रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए बाइडेन जंग का ये मोर्चा खोलने पर तुले हैं, ताकि यूक्रेन की जंग में पुतिन के समीकरण बिगाड़े जा सके। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई। पुतिन खेरसोन पर फिर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यूक्रेन की फौज ने आशंका जताई है कि पुतिन का ये हमला सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी होगा। यूक्रेन के मुताबिक खेरसोन हाथ से निकलने के बाद पूरी दुनिया में हो रही बेइज्जती से पुतिन बुरी तरह चढ़ गए हैं और इसीलिए वो आने वाले कुछ दिनों में खेरसोन पर ही भीषण हमला बोलने वाले हैं। और इसी बीच एक और खबर ने यूक्रेन के साथ उसके मददगार देशों को भी डरा दिया है। दावा किया गया है कि पुतिन ने बेहद घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें जल्द तैयार करने का आदेश जारी किया है और उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी मिसाइलें तैयार करने को कहा है जिनसे हमला होने पर एक बड़े इलाके में तबाही मच जाए।
ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रहे तनाव पर। खबर है कि अमेरिका की फौज ने ईरान को उकसाने वाली एक बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की फौज की यह कार्रवाई ईरान को चेतावनी देने के इरादे से की गई है और दावा है कि अमेरिका की वायुसेना के B-52 बॉम्बर ईरान की तरफ भेज दिए गए थे। B-52 बॉम्बर अमेरिका के ऐसे विमान हैं जिन पर परमाणु बम भी तैनात रहता है और इसीलिए अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो सऊदी अरब और इराक के साथ चल रही ईरान की तनातनी को जंग में बदलने वाला साबित हो सकता है। तो वो भी तब जब अमेरिका को ईरान लगातार उसके आंतरिक मसलों से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों को अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऊपर से अमेरिका की वायुसेना की कार्रवाई आग में घी डालने का काम करने वाली है। साबित अब क्या कुछ हो रहा है इससे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहा तनाव धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान पर परमाणु बम ले जाने वाले बॉम्बर भेजकर अमेरिका ने दिखा दिया कि वो आर पार के मूड में है। माना जा रहा है कि अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान के तेवर इसके बाद भी नरम नहीं पड़े। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग के साथ जंग का एक और मोर्चा खुलता हुआ साफ दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान की ये भिड़ंत दुनिया के लिए नया खतरा बन सकती है। मतलब ये कि एक ही जंग ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। अगर यूरोप के बाद एशिया में भी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया जंग की तपिश महसूस करने लगेगी और ऊपर से परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बॉम्बर अमेरिका की तरफ से चेतावनी देने के लिए भेजा गया वो कोई आम बॉम्बर प्लेन नहीं है, बल्कि ऐसा बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल ईरान को सीधा सीधा जंग की धमकी देना है। और ये बताना है कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल छूटी तो जवाब B-52 बॉम्बर के जरिए दिया जाएगा। पिछले करीब 15 दिन से सऊदी अरब और इराक में शांति बनी हुई है, लेकिन इस शांति को तूफान से पहले की खामोशी माना जा रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के इरादे करीब 15 दिन पहले ही बता दिए थे। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान जंग की तैयारी कर चुका है। कभी भी इराक और सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया जा सकता है। खासतौर पर अमेरिकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही अलर्ट मिलने के बाद से अमेरिका की फौज सतर्क है। सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज के कई ठिकाने पहले से मौजूद हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी फौज के ठिकाने हो सकते हैं और इसीलिए अमेरिका की फौज हमले की आशंका को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि अमेरिका की फौज लगातार ईरान को यह संदेश देने की कोशिश में लगी हुई है कि हमले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने अपने B-52 बॉम्बर तक ईरान को धमकाने के लिए भेज दिए। इससे पहले अमेरिकी फौज के फाइटर जेट भी ईरान के बेहद करीब पहुंचने की खबर आई थी, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियां ईरान की मंशा भांपने में लगी हैं। क्योंकि खुफिया एजेंसी को पता चला है कि ईरान के निशाने पर सऊदी अरब और इराक में सेना के ठिकाने हैं, खास तौर पर वो ठिकाने जहां पर फौज के बड़े हथियारों को रखा गया है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। फौज के फाइटर जेट रखने की जितनी भी लोकेशन है उन्हें बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, आसमानी हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह मसला केवल ईरान और सऊदी अरब के बीच के तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो इसका सीधा असर यूक्रेन पर भी होगा। और रूस के लिए ईरान की जंग एक बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो ईरान को बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत होगी। खास तौर पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की जरूरत होगी। यही वो हथियार हैं जो ईरान पिछले कुछ हफ्तों से रूस की सेना को दे रहा है। अगर ईरान पर मुसीबत आई तो माना जा रहा है कि रूस की फौज को हथियार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। यूक्रेन की जंग में ईरान पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर आफत बनकर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की फतेह मिसाइलों के लिए भी रूस के साथ बड़ी डील हो चुकी है। ईरान के ये हथियार यूक्रेन और अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बने हुए हैं और अमेरिका का मानना ये है कि अगर ईरान को जंग का सामना करना पड़ जाए तो उसे यूक्रेन की जंग से हाथ खींचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और इसीलिए ईरान में बना हुआ ये तनाव रूस के लिए भी टेंशन की वजह बना हुआ है। इसीलिए पुतिन ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी इस पहल का कोई खास असर नहीं हुआ। पुतिन की परेशानी ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ गई तो उनके लिए दोस्त चुनना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही रूस के लिए गहरे दोस्त साबित हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर पुतिन ने तेल के खेल में अमेरिका को चित्त कर दिया, तो ईरान से मिले हथियारों के दम पर मैदान जंग में दुश्मनों को हैरान कर दिया। पुतिन के लिए इस जंग में किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा।
यही वजह है ईरान के ऊपर मंडरा रहे खतरे से पुतिन मुंह मोड़े हुए हैं। वो यहां तक कह चुके हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से हल निकाला जा सकता है। मतलब ये कि जब ईरान के सिर पर अमेरिका के बॉम्बर मंडरा रहे हैं तब भी पुतिन को बातचीत की। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि यूक्रेन के पलटवार से गुस्साए रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि इन्हीं हमलों की बदौलत पुतिन की फौज ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। रूस की मिसाइलें और ड्रोन डोनेस्क के कई इलाकों में कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस के इस पलटवार ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि खेरसॉन में हार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं और इस हार का बदला लेने के लिए रूस की सेना ने डोनेस्क पर ताबड़तोड़ हमले कर वहां बढ़त बना ली है, जिसके लिए रूसी सेना ने डोनेस्क की 3 दिशाओं से घेरेबंदी कर वहां ड्रोन की मदद से सीरियल अटैक शुरू कर दिए। मतलब ये कि खेरसॉन में हार के बाद पुतिन ने वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए जैसे उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद दिखाए थे। और ईरान से मिले घातक ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसा माना जा रहा है कि खेरसॉन में मिली हार के बाद पुतिन किसी भी कीमत पर डोनेस्क को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसीलिए उनकी सेना ने वहां कब्जा बनाए रखने के लिए तबाही मचानी शुरू कर दी। और रूस के तेवरों से साफ है कि खेरसॉन में मिले जख्म पुतिन के लिए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि उन्हें भरने के लिए उनकी सेना खून का दरिया बहाने की तैयारी कर चुकी है। और दावा किया गया कि डोनेस्क के कई इलाके रूसी सेना के जबरदस्त हवाई हमलों से थर्रा उठे। उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने इन इलाकों में तांडव मचा दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क पर शिकंजा कसने के लिए पुतिन ने खास तरह का चक्रव्यूह बनाया है, जिसके तहत बखमुत, अवदिवका और नोवोपावलिव की तरफ से हमले तेज कर रूसी सेना ने डोनेस्क पर बढ़त बना ली। साथ ही नीप्रो नदी की दूसरी तरफ भी वो डिफेंस लाइन तैयार कर चुकी है। Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. खबर है कि रूसी सेना की चुनौती से निपटने के लिए यूक्रेन ने भी डोनेस्क के आसपास के इलाकों में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी। और ऐसे में पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में ज़ेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग और तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेरसॉन में जीत के बाद ज़ेलेंस्की की फौज के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो जल्द ही रूसी सेना को दूसरे इलाके से खदेड़ने के लिए कमर कस चुकी है। और खबर है कि लुहांस्क और ज़पोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की हालत खस्ता कर दी है। वहाँ के भी कई इलाकों में ज़ेलेंस्की के सैनिक काफी अंदर तक घुस चुके हैं और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खेरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और ज़पोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। और ऐसे में खेरसॉन हाथ से फिसलने के बाद डोनेस्क को बचाए रखना रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आ रही है। क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि पूर्वी यूक्रेन यानी डोनेस्क और लुहांस्क अलग हो जाएं, लेकिन यूक्रेन ने हर बार उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। खबर है कि रेफरेंडम के बाद ज़ेलेंस्की की सेना वहां नए तेवर के साथ मोर्चा संभाला और कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और पिछले दिनों यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि डोनेस्क में उसकी सेना के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले फास्फोरस बम से हमले किए थे, जिसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें डोनेस्क के बखमुत शहर पर आसमान से शोले बरसते दिखाई दिए थे। और उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर कहर बरपाते हुए साफ नजर आए। यूक्रेन ने ये हमला मी-8 हेलीकॉप्टरों से किया और ऐसे बम बरसाए कि लगा मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। यूक्रेन का एक हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर एक बार में कम से कम 7 से 8 बार बम बरसाता नजर आया, जिसके जवाब में रूस ने जोरदार हमला कर यूक्रेन को थर्रा दिया। इसके लिए उसने अपने खतरनाक मी-28N हेलीकॉप्टरों को चुना, जिसने इतने धमाके किए कि गिनना मुश्किल हो गया। रूस ने दावा किया कि उसके इस पलटवार में यूक्रेन के कई फौजी ठिकाने तबाह हो गए, साथ ही उसे टैंक, हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का भी नुकसान उठाना पड़ा। और इस बीच खबर है कि चीन अमेरिका से लोहा लेने के लिए कुत्तों की सेना खड़ी करने की तैयारी में है, लेकिन आम कुत्ते नहीं बल्कि रोबोट डॉग। हथियार बनाने वाली चीन की एक कंपनी ने वहां पर के वीवो ऐप पर इस रोबोट डॉग का वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें सीन की शुरुआत हवा में उड़ते एक ड्रोन से हुई, लेकिन फिल्म में हीरो की एंट्री से पहले माहौल बनाया जाता है और वीडियो में भी असली हीरो की एंट्री थोड़ी देर से ही हुई। ड्रोन जैसे ही एक इमारत की छत पर उतरा, उससे निकला रोबोट डॉग, वो भी मशीन गन से लैस। ऐसा खतरनाक रोबोट डॉग जो लैंडिंग करते ही अपने शिकार की तलाश में निकल गया।
इससे पहले अगस्त में भी इस कंपनी के रोबोट डॉग का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बाकायदा हथियार चलाता हुआ नजर आया था। और इधर खबर है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट एक बार फिर यूक्रेन की फौज का हथियार बनने वाले हैं। इस बार पोलैंड की तरफ से स्टारलिंक के 1500 टर्मिनल यूक्रेन की फौज को दिए जाने की बात सामने आई है, जिसका ऐलान यूक्रेन की सरकार के एक सीनियर मंत्री ने किया। मतलब साफ है कि स्टारलिंक से चल रहा विवाद चाहे सुलझा ना हो, लेकिन यूक्रेन की फौज की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। असल में पोलैंड ने दावा किया है कि वो स्टारलिंक के टर्मिनल देकर यूक्रेन की फौज की मदद करता रहेगा। पिछले करीब 1 महीने से स्टारलिंक के इंटरनेट पर विवाद बना हुआ है। हालांकि यूक्रेन की फौज दावा करती रही है कि उनके लिए इंटरनेट इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। चाहे मिसाइल दागने की जरूरत हो या किसी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना हो, दुनिया भर के मददगारों से अहम जानकारियां लेनी हो या फिर यूक्रेन के लोगों में भरोसा बनाए रखना हो, यूक्रेन के लिए इस वक्त इंटरनेट बेहद जरूरी है। खासतौर पर तब जब रूस की फौज ने ईरान के हथियारों के दम पर हमले तेज कर दिए हों। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जुड़ा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कभी पैसा न मिलने की वजह से इंटरनेट बंद होने की बात सामने आती है, तो कभी कोई नया विवाद सामने आता है। 14 अक्टूबर को पहली बार इलॉन मस्क ने यह ऐलान किया कि यूक्रेन की जंग का बोझ स्टारलिंक नहीं उठा सकती, और मस्क की कंपनी ने इसके लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन एक दिन बाद ही मस्क के तेवर बदल गए। 15 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि सारी परेशानियां और चुनौतियों के बावजूद वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। इसके बाद मसला आगे बढ़ा और इस झगड़े में रूस की एंट्री हुई, और रूस ने धमकी दी कि अगर कमर्शियल सैटेलाइट के नाम पर जंग में अंतरिक्ष का इस्तेमाल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। इसका जवाब स्टारलिंक नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया, और अमेरिका ने साफ कहा कि अगर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट संकेत में आए तो रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद 5 नवंबर को अचानक यूक्रेन की फौज को झटका लगा। स्टारलिंक के करीब 1300 टर्मिनल चलते चलते बंद हो गए। मतलब ये कि 1300 जगहों पर इंटरनेट चलना बंद हो गया और यूक्रेन की फौज के जैसे हाथ ही कट गए। दावा किया गया कि इसके पीछे फंडिंग की वजह बताई गई। मतलब ये कि जो विवाद 1 महीने पहले शुरू हुआ था वो अब तक सुलझा नहीं था। अब तो यूक्रेन की फौज ही नहीं, यूक्रेन की सरकार भी इंटरनेट से जुड़ी बड़ी योजनाएं बना चुकी है। यूक्रेन का मानना है कि कभी भी वहां के लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के लोगों के हाथ में इंटरनेट होना जरूरी हो जाएगा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की मदद से यूक्रेन की सरकार वाईफाई पॉइंट बनाना चाहती है। लेकिन विवाद का अंत मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि केवल टर्मिनल मिलने से इंटरनेट नहीं चलेगा, बल्कि इंटरनेट चलाने के लिए भी खर्च की जरूरत पड़ती है। जबकि मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस मुद्दे पर अब तक खामोश है। ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि यूक्रेन में चल रहे स्टारलिंक के इंटरनेट का खर्च कौन उठाएगा। और इस बीच न्यूजीलैंड ने यूक्रेन की सेना को फिर ट्रेनिंग देने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए वो अपने 66 सैनिकों को ब्रिटेन भेजेगा, जो यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जंग में रूस को धूल चटा सकें, जिसकी जानकारी न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री ने दी। इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने ज़ेलेंस्की की सेना को तोप चलाने की ट्रेनिंग दी थी। और उधर यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख ने रूस और यूक्रेन जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि रूस के साथ समझौता करना यूक्रेन पर निर्भर करेगा। यानी रूस के साथ बातचीत कब और किन शर्तों पर करनी है ये ज़ेलेंस्की तय करेंगे, और यूरोपियन यूनियन का समर्थन उनके साथ रहेगा। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पश्चिमी मीडिया में खबरें हैं कि पश्चिमी देश रूस से बातचीत के लिए कीव पर दबाव बना सकते हैं। और इधर तुर्की ने यूक्रेन के बिल्कुल पड़ोस में हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना दम दिखाकर खलबली मचा दी है। अपने इस कारनामे का डंका पीटने के लिए तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तुर्की का KC-135R टैंकर एयरक्राफ्ट नेटो के हवा में उड़ते हवाई जहाज में ईंधन भरता नजर आया। नेटो अपने पूर्वी हिस्से की निगरानी, इंटेलिजेंस जुटाने और एयर स्पेस की हिफाजत करने के लिए जल, थल और वायु में एक्सरसाइज करता रहता है। उसी के तहत उसका एक विमान मिशन पर निकला था, लेकिन ईंधन खत्म होने पर उसे रिफ्यूलिंग के लिए जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वो यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया के ऊपर पहुंचा, तुर्की के विमान ने बीच हवा में उसमें तेल डाल दिया। और उधर बेलारूस से पुतिन की फौज की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया, जिसमें वो घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे, जहां उन्हें युद्ध की बारीकियों समेत अंधाधुंध फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर से अचूक निशाना लगाना सिखाया गया। युद्ध में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से किस तरह खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सके, ये भी पुतिन की सेना को सिखाया गया। बेलारूस की ट्रेनिंग ग्राउंड से आए वीडियो को देखकर एक बार के लिए तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वाकई ट्रेनिंग थी या युद्ध का मैदान। बेलारूस की सरजमी से पुतिन पहले भी यूक्रेन में तबाही की इबारत लिख चुके हैं।
लिहाजा रूसी सैनिकों का एक बार फिर वहां एक्टिव होकर विध्वंसक हथियारों की ट्रेनिंग लेना यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बेलारूस और यूक्रेन पड़ोसी देश हैं। मतलब वहां पुतिन के सैनिकों की फिर बढ़ती तादाद ज़ेलेंस्की को पहले से ज्यादा भीषण जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। और इस बीच खबर है कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास मौजूद रूस के कई इलाकों में वैगनर ग्रुप ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के कारण दुनिया भर में बदनाम हैं। जंग में दुश्मन के किले में कैसे घुसना है, टारगेट को कैसे मिटाना है और जीत कैसे हासिल करनी है, ये वैगनर ग्रुप का काम है। यही वजह रही कि खेरसॉन से रूसी सेना के खदेड़े जाने के बाद पुतिन की प्राइवेट आर्मी के लड़ाके फिर सामने आए और यूक्रेन के बॉर्डर से लगने वाले रूस के कई इलाकों में रूसी नागरिकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी, ताकि वहां हालात बिगड़ने पर वो दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यूक्रेन की सेना पर हमले के वक्त हाल के महीनों में कई बार रूस के बॉर्डर वाले इलाके भी चपेट में आ गए और वहां रहने वाले लोगों को मुश्किल हालात से जूझना पड़ा। ऐसे में यूक्रेन के बॉर्डर के पास मौजूद रूसी इलाकों में रहने वाले लोग हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया। इस बीच वैगनर ग्रुप ने रूस के लोगों को समझाया कि अगर रूस में शांति चाहिए तो जंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, ताकि दुश्मन लाख कोशिशों के बाद भी उनका बाल बांका ना कर सके और वो लोग भी किलेबंदी कर दुश्मन की फौज को आगे बढ़ने से रोक सकें। और इधर ताइवान पर जारी तनाव के बीच बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में मुलाकात की। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेता पहली बार मिले, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बाइडेन और शी जिनपिंग की ये बैठक G20 सम्मेलन से अलग हुई। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे पर भी सहमति बनी, जो अमेरिका की तरफ से चीन से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उधर पाकिस्तान की सीमा के पास तालिबान की तरफ से हुई फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई। दावा किया गया कि ये गोलीबारी चमन सीमा के पास हुई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पाकिस्तान के एक जवान की गोली लगते ही मौत हो गई। वहीं गोलीबारी की आवाज सुनते ही सीमा के दोनों तरफ मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इस फायरिंग में पाकिस्तान के 2 जवान घायल भी हुए, जिसके बाद दोनों तरफ से सीमा पार कर कारोबार के इरादे से आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया। और उधर यूक्रेन के खेरसॉन में वहां के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। पिछले 9 महीने से खेरसॉन पर रूसी सेना का कब्जा था, लेकिन अब जब पुतिन की सेना पीछे हट गई तो लोगों ने भी राहत की सांस ली। रूस की फौज के खेरसॉन छोड़ने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और जमकर जश्न मनाया। पुतिन के सैनिकों से मिली आजादी के बाद कुछ जगहों पर तो यूक्रेन का झंडा भी फहराया गया। इस दौरान पूरे शहर में जश्न का माहौल दिखाई दिया। कोई खुशी के मारे दौड़ता नजर आया तो कई अपनों को गले लगाकर उन्हें बधाई देते दिखे। खेरसॉन में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों लोग सड़क पर इकट्ठा हुए और काफी देर तक जश्न मनाया। चारों तरफ सिर्फ यूक्रेन का झंडा और सड़क पर दौड़ते बच्चे ही नजर आए। रूसी सेना से आजादी मिलने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही नहीं, लोगों ने सड़क पर दिखे अपने सैनिकों को गले लगाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। खेरसॉन में लोग बिजली, पानी और इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आजादी के जश्न मनाने का मौका नहीं छोड़ा। रस्ते रस्ते बात मिली, नुक्कड़ नुक्कड़ घात मिली। रस्ते रस्ते बात मिली, नुक्कड़ नुक्कड़ घात मिली। चिंदी चिंदी दिन पाए हैं, कतरा कतरा रात मिली। सौबात की एक बात कही अश्विनी ने, वक्त जहां मुट्ठी से फिसला, यादों की खैरात मिली। उस चौराहे शह दे आए, इस चौराहे मात मिली। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौबात की एक बात का।